बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सिंध में अपोजिशन जमातों के हवाले से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और यानी GDA जो कि अपोजिशन जमातें हैं सिंध में, उन्होंने अब एहतजाजी तहरीक को तेज़ करने का फ़ैसला किया। आपको बताते चलें कि इस हवाले से सिंध भर में एहतजाज करने का फ़ैसला किया गया है। धरना भी दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने, और इन तमाम चीज़ों का ऐलान 8 जनवरी को हैदराबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। ज़राए का ये कहना है कि अब फ़ैसला कुन एहतजाज जो है वो करने की तैयारियां कर ली गई हैं। दूसरी जानिब हम जब बात करते हैं जमात इस्लामी के धरने की, तो जमात इस्लामी का धरना जो कि सिंध असम्बली के मरकज़ी दरवाजे पर दिया जा रहा है, वो आज 7वें रोज़ में दाखिल हो गया है। शदीद सर्दी और साथ साथ बरसात, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी तादाद लोगों की है, जमात इस्लामी के कारकुनान की है जो मौजूद है, धरना दिए हुए है, और एक कंसिस्टेंसी के साथ ये धरना दिया जा रहा है। मौसम की सख्ती की भी परवाह नहीं की जा रही है। बहुत मुनज़्ज़म तरीके से बाकायदा जब बरसात का आगाज़ हुआ तो न सिर्फ तिरपाल डाल दिए गए या जो शामियाने थे उन पर प्लास्टिक लगा दी गई, बल्कि उसके साथ साथ तख़त और कालीनों का भी इंतज़ाम कर दिया गया। लेकिन फिर भी मौसम की सख्ती में जो धरने की शिरका हैं वो मौजूद हैं। आपको ये भी बताते चलें कि आज भी अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का ये कहना था कि वो सिंध का मुकदमा लड़ रहे हैं और इसीलिए ये धरना दिया जा रहा है। बल्दियाती तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ ये धरना दिया जा रहा है जो अब 7वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में अब इस बात पे प्रेशर दिया जा रहा है कि वो तमाम फैक्शंस जो कि मौजूद हैं, जो अपनी एक इनफरादी हैसियत भी रखते हैं, चाहे आफाक अहमद की बात की जाए, मुस्तफ़ा कमाल की बात की जाए या डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की बात की जाए, इन सब से अब राब्ता करना ज़रूरी है। ये नहीं एक तरीके से एक न सिर्फ अवाम का प्रेशर है बल्कि अंदरूनी प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। यानी बाकायदा ज़राए का ये कहना है कि जो इजलास होते हैं उसमें भी ये बात की गई कि इन तमाम जो लोगों से मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, इनसे मिलना अब ज़रूरी, यानी वक्त की ज़रूरत बनता जा रहा है। नाज़रीन, आपको ये भी बताएंगे कि गुज़िश्ता हफ्ते मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने एक जलसा किया कराची में, जो कि एक बड़ा जलसा माना जाता है, शो ऑफ पावर, और उस जलसे में अलहदा सूबे का मुतालबा किया गया और बाकायदा आवाम की राय से ये मुतालबा किया गया। और साथ साथ यानी मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद का ये भी कहना था कि अब वक्त की ज़रूरत है कि अगर हमें अपने मुतालबात मनवाने हैं या सूबे का मुतालबा मनवाना है तो फिर ना सिर्फ कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, बल्कि उसके साथ साथ जो लीडरान हैं, चाहे वो किसी भी फैक्शन से ताल्लुक़ रखते हों, उन सबको एक पेज पर आके ये जदोजहद करनी होगी। बहरहाल नाज़रीन, अब यानी ये देखते हुए कि सिंध की अपोजिशन जमातें, दीगर दूसरी जमातें जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं, तो अब इस हवाले से मुहाजिर कौमी मूवमेंट की क्या लाएमल होगा, इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमें हमारी रिक्वेस्ट पे ज्वाइन किया है, फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब आफाक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, ठीक हैं? जी सर, अल्लाह का करम। आफाक भाई, जलसे में जो ऐलान किया गया और जिस तरीके का पावर शो, यानी एक बड़ा जलसा देखने में आया कराची में, बाग़ जिन्ना जिसे एक बड़ा ग्राउंड समझा जाता है, और यानी चाहे हम दूसरे ग्राउंड्स की बात करें, उन सब से ये कराची का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। इसको यानी अपने जलसे के शुरका से इसको भर लेना बहुत बड़ी बात समझी जाती है। सर, क्या एक तो इस वक्त मज़ीद क्या डेवलपमेंट हुई है, जो आपने मुतालबा किया, जो आपने तमाम फ़ैसले जो जिनके हवाले से मुशावरत करके जिनका ऐलान किया, उसमें अब क्या डेवलपमेंट हुई है सर इस जलसे के बाद? डॉक्टर साहब, जो हमने ऐलान किया था उसमें तो जाहिर है कि हमने कहा था कि हम 1 मार्च के बाद जो है वो दस्तखती मुहिम का आगाज करेंगे, और उसके बाद 23 को हम प्लान कर रहे हैं कि 23 को मार्च को हम रेफरेंडम कॉल करेंगे और उसका हम एहतमाम करेंगे बाकायदा बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन के साथ। तो उसमें तो जाहिर है भी बहुत वक्त है, और उसके लिए जो राय आमा हमवार करनी है उसके लिए जाहिर है मुस्तकिल मुलाकातें और मीटिंगें भी हो रही हैं, और पब्लिक के साथ कांटेक्ट का हमने अपने कारकुनान को भी बहुत
ہدایت کی ہے اور وہ بھی خاصا موبلائز ہیں. اور اسی سلسلے میں حیدرآباد میں جو دوسرا مرحلہ تھا جلسے کا وہ بھی طے ہو چکا ہے. ظاہر ہے 21 کو آپ کی بھی علم میں ہے کہ انشاءاللہ تعالی حیدرآباد میں بہت بڑا جلسہ پھر دوبارہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا سر، جو آپ نے یعنی خاص طور پہ جلسے میں اعلان کیا تھا کہ تمام جو لیڈران ہیں یا فیکشنز ہیں ان سب کو متحد ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے آپ کی پارٹی کا ایک وفد جس کی ملاقات ڈاکٹر فاروق ستار کے ایک وفد سے بھی ہوئی ہے، سر بہتر نہیں ہوگا کہ ٹاپ مینجمنٹ یا آپ لوگ، چاہے آپ ہوں، مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، ڈاکٹر فاروق ستار ہوں، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہوں، سر آپ لوگ ایک کال اوے ہیں، اگر آپ لوگوں کی ملاقات ہو تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا بجائے اس کے کہ وفود کی ملاقات ہو رہی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وقت آنے پر وہ بھی ہوگا. اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور ابھی جو بھی ممکنات ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے ملاقاتوں کا. تو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جہاں ضروری ہوگا تو سب لوگ ساتھ بیٹھیں گے. اچھا سر، یعنی اگر آپ کو آفر کی جاتی ہے یا یہ کہ رابطہ کیا جاتا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے، تو کیا آپ کوئی ایسی آفر قبول کریں گے کہ ٹھیک ہے آپ سے ملاقات ہو؟ یا آپ اب سر اس میں ایک یہ بات بھی ہوتی ہے نا کہ کون کس پارٹی کا حصہ بنے، یا اپنی اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے صوبے کے لیے جو ہے نا وہ جدوجہد کی جائے گی؟ یہ بتا دیجیے گا سر. ڈاکٹر صاحب، آپ کا سوال بڑا مشکل سوال ہے اور میرا خیال ہے کہ میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ وہ اپنی پارٹی چھوڑے یا نہ میں مطلب آپ سے یہ کہوں کہ صاحب کوئی اگر مجھے آفر کرے تو میں کیا بات کروں. ہم جو ایشوز ہیں ان ایشوز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کا ایک ہونا بہت ضروری ہے. اور کیونکہ جو ہمارا اور آپ سب کا تجربہ رہا ہے، ہم سب نے دیکھا ہے کہ مہاجر نام کے اوپر لوگوں کو موبلائز کرنا اور لوگوں کے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا ہونا، یہ سب لوگوں نے اس کو وٹنس کیا جلسے میں بھی. اور جلسے میں میں نے لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ سیاسی وابستگی چاہے آپ کی کسی بھی جماعت سے ہو یا کسی بھی مذہبی جماعت سے ہو، اپنی سیاسی اور مذہبی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھ کر اگر اپنے آپ کو مہاجر آپ کہتے ہیں تو آپ اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے جلسے میں آئیے. تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا وہاں جو رسپانس تھا وہ آپ نے دیکھا ہے. تو جو جس قسم کے حالات رہے ہیں، اور اگر میں نے یہ کہا کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے، تو میں نے کہا کہ بھئی یہ پرچم تو آپ ہی لوگ اور ہم سب ایک ساتھ کالج یونیورسٹیوں میں اٹھا کر ہم نے جو اسٹوڈنٹ ونگ بنایا تھا اور وہاں سے بعد میں ہم قومی علاقائی سیاست ہم نے شروع کی تھی، تو سب کے ہاتھوں میں تو یہی پرچم تھا. تو اس پرچم تلے متحد ہونے کی میں نے بات کی ہے اور اس میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس کے اوپر ابھی تو ڈسکس ہونا باقی ہے. جو آپ نے ابھی مجھ سے فرمایا تھا کہ بھئی آپ لوگ آپس میں ڈائریکٹلی کیوں ملاقات نہیں کرتے، تو جتنی تلخیاں پیدا ہو گئی تھیں اور جتنے کڑواہٹیں تھیں ہمارے لہجوں میں، ان میں کافی کمی آئی ہے اور آہستہ آہستہ سب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو جس طرح آپ نے کہا کہ ملاقات کیوں نہیں کرتے، میں نے کہا کہ وقت آنے پر وہ بھی ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی چیزیں پھر اس کے بعد بہتر ہو جائیں گی. اور ابھی تو ہم ایشوز کے اوپر ایک ہونے کی بات کر رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، یعنی آنے والے وقتوں میں پھر مزید اتحاد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے، بالکل ایسا ہی ہوگا. اور سب کو اس بات کا احساس ہے کہ اس وقت جس طرح آپ کے شہر کے اوپر قبضے کی کوششیں ہو رہی ہیں، مہاجروں کے حقوق جس طرح غصب کیے جا رہے ہیں، اس میں تنہا تو کوئی بھی نہیں لڑ سکتا. ہم سب کو مل کر اپنی قوم کی بقا کی جنگ لڑنی پڑے گی. اس کے لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے اور اس میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتری آ رہی ہے. اور یہ فیصلے کچھ چھوٹے فیصلے نہیں ہیں، اس لیے اس میں وقت لگے گا. اور سب کو اگر میں کہوں کہ ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمانی چاہیے تو غلط نہیں ہے. بہت جلدی نہیں کریں. اچھا سر، صوبے کی ڈیمانڈ اپنی جگہ، اس لیے کہ اس پہ کچھ پارٹیز کا جو موقف ہے وہ الگ بھی ہے. جس طرح ہم پاکستان زمین پارٹی کی بات کریں تو وہ نہیں چاہتے کہ صوبے کی بات کی جائے، یا کراچی کے شہری یعنی سندھ کے شہری علاقوں کی باتیں ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی پورے سندھ میں ہی ناانصافی ہے، اس لیے پورے سندھ کی بات کی جائے. سر ابھی جو بلدیاتی ترمیمی بل جو ہے اس کے حوالے سے جو احتجاج کیا جا رہا ہے، اس میں تمام جماعتیں سامنے آ رہی ہیں اور
اس وقت کچھ جو دھرنے ہیں وہ چل بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ اب مزید جماعتوں کی جانب سے دھرنوں کا اب اعلان کیا جائے گا. تو سر اس جدوجہد میں آپ چاہیں گے کہ کچھ پارٹیز جو ہیں وہ مل کے ایک کمبائنڈ موو کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی لاکھ کر کے؟ یہ جو حیدرآباد میں 21 تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے، وہ جلسہ دراصل ان ظلم و زیادتیوں کے خلاف اور طاقت کے بلبوتے پر یا عددی برتری کی بنیاد پر جس طرح دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ان تمام اقدامات کے خلاف ہی وہ جلسہ ہے. ان مظالم کے خلاف احتجاجاً ہی لوگ جمع ہوں گے وہاں پہ، اور اس کو احتجاجی تحریک کا حصہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. سر لیکن اس میں کسی کو شامل اپنے ساتھ مزید کیا جائے گا، چاہے ڈاکٹر فاروق ستار ہوں یا اور دوسری جماعتیں ہوں؟ احتجاج میں جو لوگ شریک ہونا چاہیں گے وہ شریک ہوں گے، سب کو دعوت دی ہے. اور ظاہر ہے کہ میں نے تو اس جلسے میں بھی کہا تھا کہ جو اپنے آپ کو فقیہ مہاجر کہتا ہے، میں انہیں صرف دعوت نہیں دے رہا بلکہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ لوگ آئیں اور اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے سر، یعنی 21 تاریخ کے بعد پھر مزید جو ہے آپ کی طرف سے، یعنی 21 تاریخ کے جلسے میں جو ہے اس میں بھی کچھ اعلانات متوقع ہیں؟ بالکل ہیں، اس پہ مشاورت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 21 کا جلسہ بھی مایوس نہیں کرے گا، اور مہاجر قوم کے اتحاد کا حیدرآباد میں بھی مثالی مظاہرہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک وقت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، جہاں سندھ حکومت کے جو بل ہے، بلدیاتی ترمیمی بل، اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے، اور پی ڈی ایم کی جانب سے بھی لانگ مارچ جسے مؤخر کر دیا گیا تھا اس کا اعلان کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری کی جانب سے بھی ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا. لاہور میں یہ پریس کانفرنس کی گئی جس میں 27 فروری کو کراچی سے اسلام آباد مارچ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. مدار قائد کراچی سے اسلام آباد یہ مارچ کیا جائے گا، اور بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ سارے ادارے جو ہیں وہ غیر جانبدار رہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کو بالکل مارچ کا حق ہے، وہ اپنا مارچ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوام کی طرف دیکھ رہی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم نے لانگ مارچ سے پہلے پیپلز پارٹی سے رابطہ نہیں کیا. بہرحال ناظرین، اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی آصف خان صاحب. السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو پروگرام خبر کی خبر میں. جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. جی سر، اس وقت لگتا ہے کہ پورے ملک میں جو ہے نا وہ احتجاج اور مارچ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں. اب ایک جانب جہاں مختلف دوسرے احتجاج چل رہے ہیں، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور فروری میں یہ مارچ کیا جائے گا، یعنی 27 فروری کو مدار قائد کراچی سے اسلام آباد یہ مارچ کیا جائے گا. تو سر آپ سے جاننا ہی چاہوں گا کہ یہ پہلے سے پلاننگ تھی یا اچانک یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اس وقت حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے مارچ کیا جائے؟ جی، جہاں تک بات آپ نے کی کہ پہلے سے پلاننگ تھی، بالکل مہینے پیپلز پارٹی کی جانب سے پاکستان کے مختلف ڈسٹرکٹس میں مہنگائی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام مظاہرے کیے گئے ہیں، جس سندھ کے 29 اضلاع، ان میں پنجاب میں، کے پی کے، بلوچستان، سب جگہ. چونکہ یہ سلیکٹڈ حکمران جب سے آئے ہیں، عوام کا جینا بالکل ڈھوبر کر دیا انہوں نے، اور عوام مہنگائی کی چکی میں پستے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ 16,000 ملازمین کو انہوں نے، عوام کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ دیکھتی ہے، اور عوام کی نمائندہ جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی. چاروں صوبوں میں کی زنجیر کے لائی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. دوسری بات میں آپ کے کوشچن میں جو شروع میں آپ نے کیا تھا کہ بلدیاتی مسئلے مسائل ہیں اور اس کے لیے جو ہے نا پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور خصوصاً پی ایس پی کی جانب سے، جماعت اسلامی کی جانب سے، ایم کیو ایم کی جانب سے. تو یہاں پہ میں ایک بات کہتا چلوں کہ جب ڈسٹرکٹ بنائے گئے کراچی شہر میں، ڈسٹرکٹ کورنگی بنایا گیا، تو بھی انہی جماعتوں کو پریشانی تھی. پھر اس کے بعد میونسپل سہولیات دینے کے لیے ڈسٹرکٹ کیماڑی بنایا گیا. جب ڈسٹرکٹ کیماڑی بنایا گیا تو بھی یہی جماعتیں
कोर्ट चली गई कि ये डिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, ये एक इजाफी डिस्ट्रिक्ट क्यों बनाए। अब जब इन्हीं के बनाए हुए 2002 में मुशर्रफ साहब के दौर में जब ये कानून लाया गया था टाउन्स का, अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टाउन्स के कवानीन की तरफ जा रही है तो अब भी इन्हीं जमातों को परेशानी हो रही है। तो हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि बुनियादी सहूलियात वो आवाम को दिल्ली से मिल सके, और चूंकि डिस्ट्रिक्ट खुद जानते हैं चेयरमैन तक, डिस्ट्रिक्ट नाजिम तक, तो उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 3-4 टाउन्स बन रहे हैं जो कि एक हर एक के दायरा इख्तियार में होगा वहां पहुंचना। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतरी की तरफ जा रही है और कराची शहर में काफी बेहतरी आई भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंटोनमेंट के इलेक्शन में भी अवाम ने पजीराई दी है। इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीटें जीती हैं कंटोनमेंट की और लार्जेस्ट पार्टी बनी है जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। जी आसिफ खान साहब, देखिए एक तरफ आपकी पार्टी जमहूरी पार्टी है, आप सिंध में हुकूमत में हैं और साथ साथ आप एहतजाज भी करने जा रहे हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सर 7 रोज से जमात इस्लामी का धरना जारी है सिंध असम्बली के मरकजी दरवाजे पर। जाहिर सी बात है सर, सिंध असम्बली के मरकजी दरवाजे पर एक धरना हो, मौसम की सख्ती के बावजूद वो लोग तमाम वहाँ बैठे हुए हैं। सर कोई मुज़ाकरात नहीं किए जा रहा है, कोई बातचीत नहीं की जा रही, यानी जी इसमें मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे यकीन रखती है और हर जमहूरी पार्टी का हक है कि वो प्रोटेस्ट करे, वो सिंध असेंबली के पास करे, गवर्नर हाउस पे करे या किसी ग्राउंड में करे। और जहां तक आपने बात की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राब्ता नहीं कर रही, हमारे लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने राब्ता की है जमात इस्लामी के लीडर्स से कि आए मेरे साथ चाय पिए, बैठे, ये कोई हर्फ आखिर तो नहीं है, कुरान पाक का लफ्ज तो नहीं है कि जो चीज हो गई है तो वो हो गई है, उसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है, उसमें आपकी मशावरत भी ली जा सकती है। इससे पहले भी इनसे मशावरत की गई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्जा वहाब के साथ मैं खुद बैठा हुआ था उनके ऑफिस में जब उन्होंने खुद भी कॉल की जमात इस्लामी के लीडर्स को कि मैं आ जाता हूँ या आप हमारे पास आ जाएं और बैठ के इसमें बात कर लें। आसिफ खान साहब देखें, जो सीरियसनेस होती है ना सर, यानी कोई छोटा से छोटा एहतजाज भी होता है, प्रेस क्लब पे ही क्यों ना किया जा रहा हो, वहाँ भी जाके लोग हुकूमती अरकान जो है ना, एक वफ्द चला जाता है, जाके मुज़ाकरात कर लेता है, उनसे उनके मुतालबात ले लेता है, यकीन दहानियाँ करा दी जाती हैं। लगे सर है कि इग्नोर किया जा रहा है इस सर मैं देखें ना, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। इदारे नूरे हक गए थे सैयद नासिर हुसैन शाह, सईद गनी साहब, आज से तकरीबन कोई महीना डेढ़ पहले इदारे नूरे हक गए थे, वहां पे उनकी मुलाकात हुई थी, हमारे भाई नईम साहब से मुलाकात हुई थी, जमात इस्लामी के और लीडर से मुलाकात हुई थी और उनको एतमाद में लिया गया था कि उनको कोई बात थी उस वक्त वो कह सकते थे। देखिए पहले मसला क्या था कि चेयरमैन या नाजिम के पास इख्तियार नहीं है, वाटर बोर्ड चेयरमैन के पास नहीं है, KBCA कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी चेयरमैन के पास या नाजिम मेयर कराची के पास नहीं है। अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सब चीजें दे दिए तो अब किस चीज की कबाहत है? नहीं सर, उनके मजीद भी मुतालबात हैं, अगर आपने उनके मुतालबात देखे हो तो वो कहते हैं जी तालीमी इदारे, अस्पताल ये ले लिए गए हैं, यानी और जो मजीद इदारे हैं, KDA है, MDA है, बाकी जो इदारे हैं, जो तरक्याती इदारे हैं, उन्हें जो है वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर नहीं दिया हुआ। मैं थोड़ी सी आपकी तस्हीह करते चलूं, मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी रहा हूं, टाउन नाजिम भी हम रहे हैं यहाँ पे केमाड़ी में। हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट की डिस्पेंसरीज हैं और डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल्स हैं, आप यकीन करें, आप आ जाएं किसी वक्त, मैं आपको कि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का बता दूं, बाकी कराची को रहने दें, मैं सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी बता दूं कि घोस्ट टीचर है इसमें, इवन के हेल्थ के डिपार्टमेंट जो है, जिस डिस्पेंसरीज हैं वो मोइंजोदड़ो की शक्ल बना के बैठी हुई है, वहां ना डॉक्टर्स होते हैं। यहाँ पे माजी में कुछ लोगों को भर्ती किया गया और वो उसकी एज लेते हुए उस चीज को लेते। अब जब सिंध गवर्नमेंट ले रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध का है, वजीर सेहत उसका जवाबदेह होगा पूरी डिस्पेंसरीज का। अब आप जब हम जाते हैं पता करने, जी ये डिस्पेंसरी KMC की है, फिर हम दूसरी डिस्पेंसरी जाते हैं, जी ये DMC की है, फिर तीसरी डिस्पेंसरी जाते हैं, कहते हैं ये सिंध हुकूमत की है डिस्पेंसरी, लेकिन उनके 3 जो है ना मुख्तलिफ इदारों के पास है। तो जब वो एक इदारे के पास आ जाएगा तो 1 विंडो ऑपरेशन होगा, तो तमाम डिस्पेंसरी की जवाबदेह सूबाई वजीर सेहत होगा। इसी तरीके से एजुकेशन के हवाले से कॉलेज DMC का है,
कॉलेज केएमसी का है, कॉलेज सिंध गवर्नमेंट का है कॉलेज, लेकिन उनके 3 अलग अलग लोग हैं जो उसको हैंडल कर रहे हैं। तो जब वो वन विंडो ऑपरेशन होगा, सूबाई वजीर तालीम के अंदर होगा, तो मेरे ख्याल से वो अच्छी तरीके से जवाब देगा। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था, कहीं जाता था, या अब मैं स्पेशल असिस्टेंट हूँ फॉर डिस्ट्रिक्ट केवाड़ी, मैं कहीं जाता हूँ, पता करता हूँ ये डीएमसी की डिस्पेंसरी है, नहीं जी ये सिंध गवर्नमेंट की है, तो उधर फिर मामला खत्म हो जाता है, या केएमसी की आ जाती है। इससे पहले जब हमारे मेयर कराची थे वसीम अख्तर साहब, वो भी रोना रोते थे कि जी डिस्पेंसरीज की हालत अच्छी नहीं है, स्कूल्स की हालत अच्छी नहीं है, सिंध हुकूमत नाकाम है, सिंध हुकूमत जो है ना फेल हो गई है डिस्पेंसरी को ठीक करने में या एजुकेशन के हवाले से। तो जब मालूम किया जाता था तो वो डिस्पेंसरी केएमसी की हुआ करती थी, वो स्कूल केएमसी का था। तो अब किसी के पास ये बात नहीं होगी कि ये डिस्पेंसरी केएमसी की है या डीएमसी की, अब सब चीज सिंध गवर्नमेंट की होगी, सूबाई वजीर तालीम और सूबाई वजीर सेहत उसके जवाब दे होंगे। सर लेकिन क्या आइन में ये बात नहीं है कि डिवॉल्व होनी चाहिए पावर? 18वीं तरमीम के साथ साथ जहां सूबों को खुद मुख्तार किया गया है, वहाँ ये तमाम पावर्स जो है ये लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडी सिस्टम जो होता है उसको डिवॉल्व करने की बात की गई है, ताकि इख्तियारात को निचली सतह तक ट्रांसफर किया जा सके। अगर सूबाई हुकूमत तमाम इख्तियारात खुद रख के बैठ जाएगी तो फिर आप नहीं समझते कि 18वीं तरमीम जिसका असल मकसद ये था कि ये इख्तियारात निचली सतह तक जाएं, वो नहीं पहुंच सकेंगे ग्रास रूट लेवल तक? यहाँ पे मैं तस्हीह करता चलूं, इससे पहले टैक्सेस जो है वो सिंध गवर्नमेंट वसूल करती थी। टाउन्स के निजाम में जो कानून लाया जा रहा है, अब डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी सपोज बनने जा रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के जितना रेवेन्यू है वो सिंध गवर्नमेंट या एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं लेगा, वो डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के पास आएगा और उसी से डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी अपना फंड जनरेट करेगी, और वही फंड जो है ना डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, जो डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी से उसे मिला है वो अपने टाउन पे, सॉरी, जो वही टाउन केमाड़ी या बल्दिया टाउन, साइड टाउन या केमाड़ी टाउन, वो फंड यहीं से जनरेट करेंगे खुद, वो फंड अब सिंध गवर्नमेंट नहीं लेगी। इसी तरीके से वाटर बोर्ड, जो बुनियादी हुकूक है ना आवाम के सर, वो पानी, सेवरेज, रोड्स के हैं, वो तमाम चीजें लाके वो टाउन नाजिम के पास हो रही, पुलिस टाउन के मातहत होगी, एसएसपी जो है वो टाउन अफसर बनेगा, टाउन म्युनिसिपल अफसर के मातहत होगा, जिसे कहेंगे टीपीओ, टाउन पुलिस ऑफिसर। टीपीओ आ जाएगा, एसएसपी टीपीओ बन जाएगा, ये सब टाउन ऑफिसर टाउन नाजिम के अंडर होंगे, चाहे वो फंडिंग होगी, जो भी मामला होगा, हर टाउन अपना फंड खुद जनरेट करेगा, एक्साइज टैक्सेशन का यहाँ से काम खत्म हो जाएगा और यहाँ से टाउन को पैसे जाया करेंगे, और रेवेन्यू टाउन खुद अपना जनरेट करेगा, ना कि सिंध गवर्नमेंट की मोहताजगी होगी उसे। आसिफ खान साहब, अब जबकि जो आपकी अपोजिशन जमातें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जीडीए है, एमक्यूएम, सर ये तमाम फैसला कर रही हैं कि अब सिंध में भी एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा। 8 जनवरी को मुतवक्को है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया जाएगा, आज ये फैसला किया गया है। दूसरी जमातें भी एहतजाज अपना जारी रखे हुए हैं, पीएसपी है, मुहाजिर कौमी मूवमेंट है, इनका भी जलसा हैदराबाद में 21 को। सर क्या सिंध हुकूमत बहैसियत पार्ट ऑफ सिंध गवर्नमेंट आप ये नहीं फील करते कि बेहतर ये होगा कि इन तमाम के साथ एक कंसेंसस डेवलप करके इस एहतजाज को, इन तमाम चीजों को फिजल आउट कर दिया जाए? बिल्कुल हम कंसेंसस के साथ इनके साथ बैठेंगे और बैठे भी हैं हमारे। सर कब बैठेंगे जब एहतजाज और ये तमाम चीजें बढ़ जाएंगी? मेरी बात सुने, मैं आपने क्वेश्चन किया, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। क्या ही बेहतर होता कि ये तमाम जीडीए और अपोजिशन की जमातें ये पेट्रोल के खिलाफ, गैस की लोड शेडिंग चल रही है कराची में, इसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ ये तमाम जमातें इकट्ठे होती, और ये पानी जो हमारा शॉर्ट कर दिया गया है, सिंध सूबे को पानी नहीं मिल रहा है, कराची को पानी नहीं मिल रहा है, वफाक से उस जो हमारा कोटा था उससे हमें कटौती करके दिया जा रहा है पानी। तो क्या ये ऐसा होता कि हम ये अपोजिशन की जमातें महंगाई के खिलाफ इकट्ठा होती और हम पीपल्स पार्टी भी उनके साथ होते हैं। और रह गई बात कंसेंसस की, तो मैं आपको बताता चलूं कि सूबाई वजीर सईद गनी साहब, ये हमारे सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब साहब, गाय बगाए इनके पास गए हैं, इनसे मुलाकातें की हैं, मुस्लिम लीग नून के शाह मोहम्मद शाह साहब के पास गए हैं, नईम उल हक साहब के पास गए हैं, इदारे नूर हक गए हैं, एमक्यूएम के पास गए, फारूक सत्तार साहब के पास गए। अब मैं ना मानूं, अगर हम राइट जाते हैं तो ये कहते हैं हमने लेफ्ट जाना है, हम लेफ्ट जाएंगे तो ये कहेंगे हमने राइट जाना है, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिक्स करनी है। और अगर ये कह दे कि वाकई पीपल्स पार्टी ने अच्छे फैसले किए हैं तो कल को पॉलिटिक्स किस चीज पे करेंगे? जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ खान हमारे साथ मौजूद थे।
नाज़रीन अब हम कुछ बात करना चाहेंगे तालीम के हवाले से। कराची का PCHS गर्ल्स कॉलेज जो है वहाँ पे एक हुक्मनामे के ज़रिए जो कि प्रिंसिपल जो उसकी हैं उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया जिसके तहत यूनिफॉर्म तब्दील कर दिया गया। यानी ये समझा जा रहा है मुबैना तौर पे कि शायद किसी एक प्राइवेट यूनिफॉर्म की जो एक शॉप है या एक कंपनी है उसको शायद मुबैना तौर पे फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उनका साफ तौर पे तालीम के वज़ीर का ये कहना था कि यूनिफॉर्म नहीं तब्दील किया जाएगा। लेकिन फिर किस तरीके से मिनिस्टर यानी एजुकेशन मिनिस्टर के भी अहकामात मानने से इनकार कर दिया गया, यूनिफॉर्म तब्दील कर दिया गया, और अब ख़ास तौर पे इस बात पे ज़ोर दिया जा रहा है कि ये तब्दील किया हुआ यूनिफॉर्म एक ही शॉप हमीद सन से ख़रीदा जाएगा। तो वो बच्चे जो कि वो तालिब इल्म जो ये यूनिफॉर्म उस शॉप से ख़रीदेंगे वही कॉलेज में एंटर हो सकते हैं। इस बात पे काफ़ी स्ट्रिक्टनेस भी की जा रही है। लेकिन नाज़रीन आइए हम आपको वो शॉट भी दिखाते हैं, यानी वो कमेंट दिखाते हैं जो कि वज़ीर तालीम ने कहा कि ये जो यूनिफॉर्म है PCHS गर्ल्स कॉलेज का ये तब्दील नहीं किया जाएगा। ये वो देखते हैं। यूनिफॉर्म में हमारी पॉलिसी में नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि बच्चा जो है वो अगर किसी तंग लिबास में उसको पसंद है या नहीं है। पहले तो बच्चे में आपने जबर किया। दूसरा ये है कि बच्चा हमेशा तालीम जो है वो ओपन एनवायरनमेंट में, खुली फिजा में, खुले माहौल में हासिल कर सकता है। टू इम्पोर्ट एजुकेशन इम्पोजिशन नहीं हो सकती। तो मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैंने इस पे सेक्रेटरी पे भरमी का इजहार किया था। उनका पहले का डिसीजन था, शायद पहले मिनिस्टर ने किया था या उस वक्त का कोई डिसीजन किया हुआ होगा कोविड के वक्त में। इन्होंने कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया या इस किस्म की कोई बात कर दी, तो इसको मैं नहीं मान रहा। देखिए मैं इस पे नहीं करता। मैं इस पे जल्दी मीटिंग में बैठ गया हुआ था, जैसे वापस आया हूँ तो मैं मीटिंग नहीं कर सका। अभी मैं मीटिंग करके जी नाज़रीन ये कमेंट्स भी आपने देखे जो वज़ीर तालीम है उनके, और उनका साफ तौर पे ये कहना था कि यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी किसके इमा पे, किसके कहने पे, किन अज़ाइम के साथ ये चेंज किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नाज़रीन एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन अब हम कुछ बात करना चाहेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। कराची में आज भी रिमझिम का सिलसिला जारी रहा और वक्फे से हल्की और दरमियानी बारिश जो है वो देखने में आई है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और अब भी शुमाल से आने वाली हवाओं का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज साहब DG मेट, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा सर, क्या कहते हैं कराची में जो बारिश तवक्को की जा रही थी, आज भी तवक्को की जा रही है कि रात गए और सुबह तक बारिश का इम्कान है कराची में? जी बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि दिन में चलती रही है हल्की फुल्की और किसी वक्त बिल्कुल बूंदाबांदी और कभी लाइट रेन, तो इसी तरह का इम्कान है रात में भी। थोड़ा सा ये कह लें कि मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं मिडनाइट के आसपास, और ये सुबह तक है सिलसिला। कोई इतनी हैवी स्पेल नहीं है। हैवी स्पेल जो था वो जो 2 दिन पहले यानी 4 और 5 की दरमियानी रात जो थी उसमें हो चुका, और अब लाइट टू मॉडरेट रेन ही है और सुबह तक है। आप कह लें सुबह 9-10 बजे तक, उसके बाद कराची पे से ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। सर सर्दी की शिद्दत में क्या असर पड़ेगा अब ये स्पेल का जो आखिरी हिस्सा रह गया, इसके बाद क्या मौसम बेहतर हो जाएगा, सर्दी की शिद्दत कम हो जाएगी या इसमें मजीद इजाफा देखने में आएगा? नहीं, सर्दी अमूमन बढ़ती है जब बारिश देने वाली हवाएं आपके एरिया से निकल जाती हैं, तो उसके पीछे फिर अमूमन कोल्ड एयर आती है। तो ये जो है कल मतलब कराची पे से निकल जाएगा, लेकिन ईस्टर्न सिंध जो आप कह लें सक्खर, गोटकी और कश्मीर और फिर नीचे खैरपुर, उन डिस्ट्रिक्ट्स में और थरपारकर वगैरह के पे से निकलने में इसको शाम तक यानी निकलेगा वहां से। तो फिर कल रात से आने वाली जो कल रात होगी उससे फिर सर्दी की शिद्दत बढ़ सकती है, और अगले 3-4 दिन जो है उसमें टेम्परेचर तो वही रात का टेम्परेचर खासकर सिंगल डिजिट में आ सकता है 9-10 डिग्री के दरमियान। तो दिन के भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, 20 से 22 डिग्री तक ही रहेगा। तो निस्बतन सर्दी बढ़ जाएगी फिर 8 तारीख से। सर ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये हम जो रेंज देख रहे हैं, जो बारिशों का सिलसिला देख रहे हैं, या है या ये नॉर्मल है इस तरीके से? जनवरी के आखिर में तो अक्सर बारिशें देखी जाती थी, लेकिन जनवरी के बिल्कुल आगाज़ में इस तरीके की बारिश होना, इज इट अ नॉर्मल ट्रेंड
یا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہ بارشیں دیکھنے میں آ رہی ہیں؟ دیکھیے کسی ایک سنگل ایونٹ کو ہم موسمیاتی تبدیلی سے مطلب اس طرح سے لنک کرنا کوئی اتنا سائنٹیفکلی نا کوئی اتنا مطلب روبسٹ طریقہ نہیں ہوتا. لوگ تو ایک دم اس کو کلائمیٹ چینج سے ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جنوری کے مہینے میں بارشیں شروع میں خاص کر اور پھر بالکل ساؤتھ میں یعنی کراچی جیسے کراچی میں ہوئی اور ادھر مکران کی طرف ہوئی تیز بارش, تو یہ ایک طرح سے ان یوزول تو ہے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے ان یوزول, اس میں جو ویسٹرلی ویو ہوتی ہے جو مغرب سے آنے والی ہوائیں وہ عموماً ان کا ٹریک شمالی بلوچستان یا وسطی بلوچستان سے ہوتے ہوئے پھر اوپر نکلتی ہیں, اتنی نیچے نہیں آیا کرتی جتنی کہ اس دفعہ مکران پہ اور پھر کراچی پہ جنوری کے شروع میں ہی آ گئیں. تو غیر مطلب معمولی آپ اسے کہہ سکتے ہیں ان یوزول, لیکن کلائمیٹ چینج سے ایٹریبیوٹ کرنے کے لیے نا تو آپ کو پھر کچھ ایٹ لیسٹ 10 سال کا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے اس کو لنک اپ کرنے کے لیے, وہ کرنے کے لیے. اچھا سر, شمالی طرف سے جو آنے والی ہوائیں ہیں اس کا سلسلہ کب رکے گا اور سمندری ہوائیں جو ہیں وہ کب سے سٹارٹ ہو جائیں گی؟ سردیوں کے مہینوں میں تو عموماً شمالی علاقوں کی ہوائیں وہ کرتی ہیں نا ایک طرح سردی لے کے آتی ہیں. جی ڈومینیٹ کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیزنل چینجز جب ہوتی ہیں, یعنی یہ ایکچولی سائبیریا پہ بہت بڑے پیمانے پہ ہائی پریشر بنا ہوتا ہے, تو اس ہائی پریشر کی وجہ سے ونڈز نارتھ سے ساؤتھ کی طرف آ رہی ہوتی ہیں, سائبیریا سے وسط ایشیا سے پھر چائنا سے ہوتے ہوئے ہمارے علاقوں پر, اور وہ سب سائڈ ہوتی ہے جب ادھر سے مغرب سے آنے والی ہوائیں ان کو ایک طرح سے ریپلیس کرتی ہیں, جیسے یہ پچھلے 4-5 دن سے چل رہا ہے سلسلہ. تو یہ جب ختم ہوگا 9 جنوری کو شمالی علاقے ہیں پاکستان کے پی کے اور جی بی کشمیر اور اسلام آباد سے اوپر ان ایریاز میں 9 جنوری تک بارشیں اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ رہے گا. تو اس کے بعد پھر پورا ملک جو ہے نا کولڈ ایئر کی لپیٹ میں آئے گا. تو جو آپ نے سمندری ہواؤں کی بات کی وہ تو کراچی میں اپریل سے پہلے تو نہیں ہوتی ہے, اپریل تک عموماً ویریبل ونڈ رہتی ہے, کبھی نارتھ سے آ گئی, کبھی تھوڑی دیر کے لیے پھر ساؤتھ سے آ گئی. ٹھیک, اس طرح رہتا ہے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.